कई स्कूलों में पूरी पढ़ाई जानबूझकर क्लास में नहीं कराई जाती। बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए अलग से मजबूर किया जाता है। देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के कई नेताओं के पास स्कूल और कॉलेज हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। एक तरफ अमीर परिवार का बच्चा, महंगे स्कूल, एसी क्लास, कोचिंग, विदेशी डिग्री। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल वास्तव में मजबूत हो जाएं, तो प्राइवेट स्कूलों की आधी सीट खाली हो जाएगी। अब सोचिए, जो स्कूल का मालिक है वह स्कूल की मनमानी रोकने वाला कानून कैसे बनाएगा। अगर किसी देश को कमजोर करना हो तो उसकी सीमाओं पर हमला करने की जरूरत नहीं होती, उसकी सेना को भी हराने की जरूरत नहीं होती। बस उस देश के बच्चों से मुफ्त और सच्ची शिक्षा छीन लो, क्योंकि जिस देश में बच्चा सपना देखने से पहले फीस की रसीद देखता है, वहाँ भविष्य धीरे धीरे खुद ही बिकने लगता है। आज हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, आज हम भारत की शिक्षा व्यवस्था का वो सच सामने रख रहे हैं जो हर माता पिता रोज महसूस करता है लेकिन बोल नहीं पाता। सवाल बहुत सीधा है, क्या भारत में पढ़ाई आज भी एक अधिकार है या सिर्फ खरीदने वाली चीज बनी है? अगर पढ़ाई सच में अधिकार है तो हर साल लाखों बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? अगर 6 से लेकर 14 साल तक शिक्षा मुफ्त है तो एक किसान का बेटा फीस की वजह से स्कूल के गेट पर क्यों रुक जाता है? इन सवालों का जवाब एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। जब स्कूल नहीं थे तभी शिक्षा थी। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में शिक्षा का रूप था गुरुकुल। उस समय कोई स्कूल की इमारत नहीं होती थी, कोई फीस नहीं होती थी, कोई यूनिफॉर्म नहीं होता था, कोई किताबों का बोझ नहीं होता था। शिक्षा का मतलब था जीवन जीने की समझ। गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, जीवन, व्यवहार, अनुशासन सब कुछ शिक्षा का हिस्सा था। सबसे जरूरी बात, गुरुकुल में अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता था। राजा का बेटा और किसान का बेटा एक ही जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। शिक्षा की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उसका मूल्य बहुत बड़ा था। शिष्य गुरु को दक्षिणा देता था, लेकिन वह कभी रकम तय नहीं होती थी। कभी सेवा के रूप में, कभी मेहनत के रूप में, कभी जीवन भर के सम्मान के रूप में। ज्ञान बेचा नहीं जाता था, ज्ञान बांटा जाता था। हर दुनिया का शिक्षा केंद्र भारत केवल गुरुकुल तक सीमित नहीं था। लगभग 700 ईसा पूर्व तक्षशिला जैसी शिक्षा संस्थाएं बनी। फिर 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय बना। यह दुनिया की पहली बड़ी शिक्षा संस्थाएं थी। यहाँ चीन, कोरिया, फारस और यूनान से छात्र पढ़ने आते थे। इन जगहों पर भी शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान था, ना कि व्यापार। शिक्षा का पहला बड़ा मोड़ 1835 में सब कुछ बदला। 1835 में जब अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक स्कूल सिस्टम शुरू किया, लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति पेश की। उसका उद्देश्य साफ था, ऐसे लोग तैयार करना जो दिखे भारतीय लेकिन सोचे अंग्रेज। यहीं से शिक्षा का मतलब बदलने लगा। अब शिक्षा जीवन के लिए नहीं, नौकरी के लिए होने लगी। ज्ञान से ज़्यादा डिग्री जरूरी हो गई। यहीं से गुरुकुल की शिक्षा पीछे छूटने लगी और स्कूल सिस्टम आगे आने लगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब शिक्षा सबके लिए होगी। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन शुरुआत में शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी मानी गई। सरकारी स्कूल खोले गए, गांव-गांव, शहर-शहर। शुरुआत में लोगों ने भरोसा किया। सरकारी स्कूल और भरोसे की दरार समय के साथ सरकारी स्कूलों में कई समस्याएं आने लगी। कहीं शिक्षा कम थी, कहीं सुविधाएं नहीं थी, कहीं निगरानी नहीं थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि सारे स्कूल खराब हैं, लेकिन यह भी सच है कि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता गिरने लगी। माता पिता सोचने लगे, अगर बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो उसका भविष्य क्या होगा। यहीं से भरोसे में दरार पड़ी। प्राइवेट स्कूलों की एंट्री। सरकारी स्कूलों पर भरोसा कम हुआ तो प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी। शुरुआत में ये छोटे स्कूल थे, फीस कम थी, साधारण साधन थे, लेकिन पढ़ाई ठीक मानी जाती थी। माता पिता ने इन्हें बेहतर विकल्प समझा। यहीं से नया दौर शुरू हुआ। शिक्षा कैसे बाजार बनी। जैसे जैसे माता पिता का डर बढ़ा, वैसे वैसे प्राइवेट स्कूलों की ताकत बढ़ती गई। शिक्षा अब सेवा नहीं रही, यह धीरे धीरे एक प्रोडक्ट बन गई। आज कई स्कूलों में दाखिला बच्चों की काबिलियत से नहीं, माता पिता की जेब से तय होता है। स्कूल एक ऐसा बाजार बन गया जहां बच्चा नहीं, उसकी आर्थिक हैसियत दाखिला लेती है। आज स्कूल क्या बेच रहे हैं?
आज स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं बेचते, वे बेचते हैं किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट, बैग, बस सुविधा। अक्सर माता पिता को यह तय करने की आज़ादी नहीं होती कि सामान कहाँ से खरीदे, सब कुछ स्कूल तय करता है। एक ही चीज़ है जो स्कूल खुद नहीं देता, वो है अच्छी पढ़ाई। उसके लिए ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, मतलब फीस भी दो और शिक्षा अलग से खरीदो। और कई लोग मानते हैं कि फीस न भर पाना सिर्फ आर्थिक समस्या है, लेकिन स्कूल के अंदर यह समस्या मानसिक सजा में बदल जाती है। कई प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है कि अगर किसी महीने फीस नहीं भरी गई तो बच्चों को क्लास में बैठने नहीं दिया जाता, कभी उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, कभी सबके सामने उसका नाम लेकर कहा जाता है कि फीस बाकी है। यह सिर्फ एक नियम नहीं होता, यह एक अपमान होता है। एक 7-8 साल का बच्चा यह समझ नहीं पाता कि पैसा क्या है, लेकिन वह यह जरूर सीख लेता है कि स्कूल में सबसे ज़्यादा ताकत पैसों की होती है। परीक्षा रोकना, मेहनत की सज़ा। कुछ स्कूलों में फीस न भरने पर बच्चों को परीक्षा में बैठने से भी रोक दिया जाता है। पूरा साल पढ़ने के बाद बच्चों को कहा जाता है कि पहले फीस फिर एग्ज़ाम। सोचिए, जिस बच्चे ने साल भर मेहनत की हो वह उस दिन क्या महसूस करता होगा। यहीं से बच्चा स्कूल से दूरी बनाना शुरू करता है। बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? जब किसी बच्चों को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वह अपने माता पिता पर बोझ है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वह स्कूल जाने से कतराने लगता है, बहाने बनाने लगता है, छुट्टियां लेने लगता है। धीरे धीरे स्कूल उसके लिए डर की जगह बन जाता है और एक दिन वह स्कूल छोड़ देता है। हर साल लाखों बच्चे इसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन इसे कभी राष्ट्रीय संकट नहीं कहा जाता। माता पिता क्यों चुप रहते हैं? यह सवाल बहुत जरूरी है। जब माता पिता को सब दिखता है तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इसका जवाब बहुत सीधा और कड़वा है, डर। माता पिता डरते हैं कि अगर उन्होंने शिकायत की तो स्कूल बच्चों को निशाना बनाएगा, कम नंबर दिए जाएंगे, टीचर नज़रअंदाज करेंगे या फिर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बच्चों की पढ़ाई इकलौता सहारा होती है, इसलिए वो अपमान सह लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। शिक्षक सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी। लोग सोचते हैं कि स्कूल का सबसे मजबूत हिस्सा टीचर होता है, लेकिन हकीकत में प्राइवेट स्कूलों में टीचर सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है। कागजों में उसकी सैलरी ज़्यादा दिखाई जाती है, लेकिन असल में उसके हाथ बहुत कम पैसा आता है। काम सुबह से शाम तक, पढ़ाने के अलावा कागजी काम, इवेंट, मार्केटिंग, सब कुछ, लेकिन सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती। नौकरी जाने का डर। कई टीचर डर में रहते हैं कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो नौकरी चली जाएगी, इसलिए अन्याय को देखते हुए भी चुप रहते हैं। कई अच्छे शिक्षक सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ताकि एक दिन इस डर से बाहर निकल सके। ट्यूशन और कोचिंग का खेल। एक और सच्चाई यह है कि कई स्कूलों में पूरी पढ़ाई जानबूझकर क्लास में नहीं कराई जाती। बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए अलग से मजबूर किया जाता है। यह बात खुलकर नहीं कही जाती, लेकिन इशारे साफ होते हैं। जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता वह पीछे रह जाता है। इससे माता पिता पर और आर्थिक बोझ पड़ता है। मतलब स्कूल फीस अलग, ट्यूशन का खर्च अलग। कानून क्या कहता है? हकीकत क्या है? कानून कहता है कि स्कूल मुनाफे के लिए नहीं चलाए जा सकते, स्कूल को सेवा की तरह चलना चाहिए। लेकिन हकीकत में पैसा कमाने के कई रास्ते निकाल लिए गए हैं। स्कूल के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर उसी ट्रस्ट से जुड़ी 1 या 2 प्राइवेट कंपनी बनाई जाती है। पैसा कैसे घुमाया जाता है? स्कूल को किताबें चाहिए, कंपनी देगी, फर्नीचर चाहिए, कंपनी देगी, बस चाहिए, कंपनी देगी। रेट बाजार से ज़्यादा होती है। कागजों में स्कूल घाटे में दिखते हैं, लेकिन कंपनी मुनाफे में। इस तरह शिक्षा का पैसा धीरे धीरे निजी जेब में चला जाता है। शिक्षा क्यों बन गई सबसे सुरक्षित बिजनेस? आज शिक्षा सबसे सुरक्षित कारोबारों में से एक बन चुकी है। क्यों? क्योंकि बच्चा शिकायत नहीं कर सकता, माता पिता डरते हैं, टीचर मजबूर हैं, मीडिया भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, इसलिए स्कूल मनमानी करते रहते हैं। राजनीति और शिक्षा का रिश्ता अब आते हैं सबसे संवेदनशील सच्चाई पर। देश के लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के कई नेताओं के पास स्कूल और कॉलेज हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। शिक्षा सबका साझा बिजनेस बन चुकी है। इन संस्थाओं में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्रभाव और पहचान भी मिलती है। नियम क्यों सख्त नहीं होते? जब नेता खुद स्कूल और कॉलेज के मालिक हों तो इस धंधे पर कड़े नियम क्यों बनाएंगे? यही वजह है कि शिक्षा सुधार की बातें अक्सर भाषणों तक सीमित रहती है, जमीन पर कुछ खास नहीं बदलता। वहीं संविधान ने शिक्षा को बराबरी का रास्ता माना। सोचा गया कि पढ़ाई गरीब और अमीर के बीच दूरी कम करेगी, लेकिन आज स्थिति उल्टी है। आज शिक्षा असमानता कम नहीं कर रही है
बल्कि और बढ़ा रही है। एक तरफ अमीर परिवार का बच्चा, महंगे स्कूल, एसी क्लास, कोचिंग, विदेशी डिग्री, दूसरी तरफ गरीब या मध्यम वर्ग का बच्चा, फीस का डर, ट्यूशन का बोझ, 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की मजबूरी। दोनों बच्चे एक ही देश में पैदा होते हैं, लेकिन शुरुआत में ही उनकी ज़िंदगी की लाइन अलग हो जाती है। सरकारी स्कूल क्यों कमज़ोर बने रहते हैं, यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। क्या सरकारी स्कूल वाकई इतने खराब हैं या उन्हें कमज़ोर रहने दिया गया? सच यह है कि देश में कई सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती, जहां शिक्षक मेहनती हैं, जहां बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन उदाहरणों को कभी मॉडल बनाकर पूरे देश में लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल वास्तव में मजबूत हो जाएं तो प्राइवेट स्कूलों की आधी सीट खाली हो जाएगी। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई मिलने लगे तो माता पिता महंगी फीस क्यों देंगे? यही वजह है कि सरकारी स्कूल में सुधार धीमा है, अधूरा है और कई बार सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। माता पिता की मजबूरी, सिस्टम की ताकत। अक्सर कहा जाता है कि अगर स्कूल गलत कर रहे हैं तो माता पिता विरोध क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। माता पिता के पास चुनाव नहीं है। एक तरफ सरकारी स्कूल पर भरोसा नहीं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल छोड़ने का मतलब बच्चों के भविष्य से समझौता करना। इस डर में माता पिता कर्ज लेते हैं, गहने बेचते हैं, खुद की ज़रूरतें कम कर देते हैं, लेकिन स्कूल से सवाल नहीं पूछते, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब बच्चों के साथ रिस्क लेना। शिक्षा और राजनीति, दूरी क्यों जरूरी है? शिक्षक का राजनीति से जुड़ना इस पूरे सिस्टम की सबसे खतरनाक बात है। आज देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े कई नेताओं के यहाँ स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थाएं हैं। ये संस्थान सिर्फ पढ़ाई काम नहीं करते, ये पैसे भी देते हैं और इलाके में पकड़ भी बनाते हैं। चुनाव के समय यही स्कूल और कॉलेज नेताओं की ताकत बनते हैं। अब सोचिए, जो स्कूल का मालिक है वह स्कूल की मनमानी रोकने वाला कानून कैसे बनाएगा? यही वजह है कि शिक्षा सुधार अक्सर भाषाओं में रह जाता है। शिक्षा सेवा या बिजनेस? आज यह सवाल पूछना जरूरी है। क्या स्कूल अब सिर्फ पैसे कमाने की जगह बन चुके हैं, जहां बच्चा छात्र नहीं ग्राहक है, जहां शिक्षक सेवा नहीं पैकेज है, जहां रिपोर्ट कार्ड से पहले फीस की रसीद देखी जाती है? अगर यही शिक्षा है तो संविधान का वादा सिर्फ कागजों पर रह गया। समाधान क्या बदला जा सकता है? हालात खराब हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ बातें बहुत साफ है। सरकारी स्कूल को सच में मजबूत करना होगा। सिर्फ इमारतें नहीं, पढ़ाई की गुणवत्ता। निजी स्कूलों में फीस और खर्च पर पारदर्शिता लानी होगी। शिक्षक को सम्मान, सुरक्षा और सही वेतन देना होगा। माता पिता को डर से बाहर निकलकर सवाल पूछने होंगे और सबसे जरूरी, शिक्षा को राजनीति और धंधे व्यापार से अलग करना होगा। समाज की भूमिका, सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। सरकारी स्कूल को भी गरीब का स्कूल मानना बंद करना होगा। शिक्षा को स्टेटस का पैमाना नहीं, एक साझा जिम्मेदारी समझना होगा। जब समाज बदलेगा तभी सिस्टम बदलेगा। गुरुकुल आज तक सबसे बड़ी सीख। गुरुकुल का मतलब यह नहीं कि हम पुरानी व्यवस्था में लौट जाएं, लेकिन गुरुकुल से एक बात जरूर सीखनी होगी, शिक्षा का उद्देश्य इंसान बनना, ग्राहक नहीं। आज हमें उसी सोच को फिर से जिंदा करना होगा। अंतिम बात, भारत का संविधान कहता है शिक्षा हर बच्चों का अधिकार है, लेकिन जब शिक्षा डर, पैसा और राजनीति से चले तो वह अधिकार कमजोर पड़ जाता है। यह सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, यह हमारी चुप्पी का नतीजा है। अगर आज हम सवाल नहीं पूछे तो कल और बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होंगे और तब हम इतना कह पाएंगे, काश हमने पहले आवाज़ उठाई होती। शिक्षा किसी देश का भविष्य होती है। जब वही शिक्षा मुनाफे का सामान बन जाए तो भविष्य कमज़ोर पड़ जाता है। अब फैसले हमारे हाथ में हैं, या तो शिक्षा को अधिकार बनाए रखें या उसे पूरी तरह बाजार के हवाले कर दें। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।